हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी बायो की क्लास चल रही है। बायो में हम जूलॉजी को देख रहे हैं। जूलॉजी जो कि आपके यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, एसएससी, रेलवे, बैंक, आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे उन सभी के सिलेबस में ये रहता है पोर्शन और बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहता है। साइंस की बात की जाए तो साइंस में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो बायोलॉजी और उसके बाद फिजिक्स वाले पार्ट से देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री वाले पार्ट से सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी सभी में फिजिक्स और बायोलॉजी देखने को मिलता है। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। बायोलॉजी में हमने जूलॉजी शुरू किया था, जिसमें जूलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था। जूलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला चैप्टर हमने सेल को कंप्लीट किया था। सेल को कंप्लीट करने के जस्ट बाद हमने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ऐसा करने से क्या होता है, मान लीजिए चैप्टर पढ़ाते वक्त कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस वक्त नहीं याद आता या छूट जाती है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम वो सारा कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ही अच्छे से पढ़ा, हर एक पॉइंट जाना। उससे बाहर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने ख़त्म किया और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का भी एक वीडियो बन गया, वो भी कल डल गया था, आप देख लिए होंगे। आज हमारा बायोलॉजी का जो जूलॉजी का तीसरा चैप्टर है वह सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अभी हम वही चैप्टर को देख रहे हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनते हैं। तो जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जूलॉजी का, वह सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अब मैं आपको बता दूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो यह पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित जो अंग होता है वही सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसके ये चार पार्ट होते हैं। मेन तो तीन होते हैं लेकिन चार हम पढ़ते हैं इसमें। एक ब्लड पढ़ते हैं, दूसरा हार्ट, तीसरा ब्लड वेसल्स और चौथा लिम्फ। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ब्लड को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हार्ट और हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे ब्लड का, फिर ब्लड वेसल्स और उसके बाद लिम्फ। काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छे से हम समझेंगे और हर चीज़ क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की डिफिनेशन में। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? परिसंचरण तंत्र, या इसे ही क्या कहा जाता है, वाहिका तंत्र कहा जाता है। वाहिका तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों को यातायात करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? यह हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हम लेते हैं भोजन के माध्यम से, उनका हमारे पूरे शरीर में संचरण किसके माध्यम से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, जिसका ब्लड जो है मेन चीज़ होता है। ब्लड सारे मिनरल्स को शरीर के सभी भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो वही ये इसमें कह रहा है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है, शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघट्य गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा यातायात किए जाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर कितना बड़ा रोल होता है आप देख सकते हैं। यह हमारे बॉडी को रोगों से रक्षा करता है। पीएच, हमारे बॉडी का जो पीएच मान होता है उसको ये स्टेबल रखता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। गैस हो गया, विभिन्न जो गैसें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं और ब्लड वेसल्स तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पादों आदि का परिसंचरण भी इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम लिम्फ सिस्टम को भी पढ़ते हैं, लसिका तंत्र को भी पढ़ते हैं। तो ये तो एक छोटी सी रूपरेखा रही हमारे परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र की हमने डिफिनेशन देखी, उसमें इसके चार पार्ट देखे, ब्लड देखा, हार्ट देखा, ब्लड वेसल्स देखा और उसके बाद लिम्फ देखा। तो आज का हमारा ये वीडियो ब्लड पर फोकस रहेगा। ब्लड से रिलेटेड हम वो सारी चीज़ें जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, ब्लड की बात की जाए तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ब्लड हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्ब सेल्स। सबसे पहले ब्लड पर आते हैं। ब्लड होता क्या है, किसे कहते हैं, ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। ब्लड की बात की जाए तो इसे एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, हिंदी में रुधिर या रक्त कहते हैं। तो रुधिर या रक्त या ब्लड को
तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये NCERT की परिभाषा है ब्लड की कि रुधिर को एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब बात आती है कि इसे तरल संयोजी ऊतक की संज्ञा क्यों दी गई है। तरल मतलब ये ब्लड हमारा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इस वजह से इसे तरल कहा जाता है, लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से। और यह क्या होता है, हमारे बॉडी के पूरे शरीर में हमारे ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रैवल कर सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। ब्लड जैसा वाटर जैसा इसका कैरेक्टर होता है कह लीजिए, इसीलिए इसे तरल कहा गया है। अब इसे संयोजी या कनेक्टिव क्यों कहा गया है, तो यह विभिन्न हिस्सों को, हमारी बॉडी के विभिन्न पार्टों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है, इस वजह से इसे संयोजी कहा गया है। और तीसरा इसमें शब्द आता है तरल संयोजी और ऊतक। अब इसे ऊतक की संज्ञा क्यों दी गई है ब्लड को, तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से ये बना होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक शेल से ये बना होता है, इसीलिए इसे ऊतक की संज्ञा दी गई है। टिश्यू आपको पता ही होगा, इसकी डिफिनेशन टिश्यू की क्या होती है कि जब कोई भी चीज़ 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के मिलने से निर्मित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू की संज्ञा देते हैं। तो ये 3 चीज़ें ब्लड की डिफिनेशन में आती हैं, तरल संयोजी ऊतक। NCERT ब्लड की यही परिभाषा देता है, तो आपको भी यही ध्यान रखना होगा। और हमने इसका अलग अलग मतलब तोड़ मरोड़ के सब कुछ जान लिया। अब आते हैं और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रुधिर की। रुधिर जो इसका 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लड कार्पसेल्स होता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। प्लाज्मा की बात कर ली जाए तो प्लाज्मा में 90% मात्रा में अमाउंट में जल होता है। आगे हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ एक रूपरेखा, एक डायग्रामेटिक तौर पे आप चीज़ों को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है, बाकी थ्योरी बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर ब्लड का आपको दिख रहा होगा कि 2 पार्ट में बताया गया है, पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्प सेल्स या रक्त कोशिकाएं जिसे कहते हैं। प्लाज्मा की बात कर ली जाए तो इसमें 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थों से मिलकर प्लाज्मा बना होता है। इसके बाद ब्लड कार्पसेल्स या रक्त कोशिकाओं की बात की जाए या रुधिराणु इसे कहते हैं, यह इसके 3 पार्ट होते हैं। ये RBC होता है, WBC और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। बात कर ली जाए यहीं पर WBC की, ये जो दूसरा वाला पार्ट है WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स जिसे बोलते हैं, RBC को रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। WBC की यहीं पर बात कर ली जाए तो WBC 2 तरह का होता है, एक ए ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा ग्रेन्युलोसाइट होता है। यहाँ पर ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब अकणाकार और दूसरा कणाकार। हिंदी बहुत टफ है तो हिंदी को मत ध्यान दीजिए, मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एक ग्रेन्युलोसाइट की बात की जाए मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि WBC हमारा क्या है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ए ग्रेन्युलोसाइट होता है और दूसरा क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट होता है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट की बात कर ली जाए तो ए ग्रेन्युलोसाइट भी हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है इसका मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। आगे ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, परेशान मत होइएगा, बस यहाँ मैं एक आउटलाइन बता रही हूँ, इन सारी चीज़ों का एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो बस अभी आप इतना ही जानिए कि हमारा ल्यूकोसाइट या WBC जिसे हम कहते हैं यह 2 टाइप का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। एक चीज़ और यहीं पर जान लीजिए कि ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा लगभग 55% होती है और ब्लड कार्पसेल्स की मात्रा 45% होती है। तो ये अमाउंट ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट एग्ज़ाम में पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमको ब्लड पढ़ना है, क्योंकि हमने अब पहला जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो ब्लड ही है। अभी हमने उसका एक डायग्राम देखा, तो यहाँ पर ये एक ब्लड है। अब ब्लड में क्या क्या होता है, पीछे हमने डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखा, लेकिन यहाँ पर और आपको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक मान लीजिए ब्लड का एक
ड्रॉप है इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो ये इस वाले पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड कणिकाएं होती हैं, जो लाल रंग की कणिकाएं होती हैं, उसे आरबीसी कहा जाता है। और जो वाइट कलर की ये देख रहे होंगे आप कणिकाएं होती हैं, इसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और प्लेटलेट्स इन्हीं आरबीसी से लगी हुई होती हैं। तो ये प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर है। तो आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया होगा कि हमारे ब्लड में क्या क्या होता है। एक ये ड्रॉप है, इसका हमने एक तरह से समझिए तो सेक्शन किया और ये चीज़ें उसके अंदर दिखी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे अब ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये चीज़ें मैंने ऊपर बता दी। यह गाढ़ा, चिपचिपा तथा स्वाद में नमकीन होता है। तो कई बार ये ब्लड का आपको टेस्ट पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा हमारा ब्लड जो है वह नमकीन होता है, स्वाद में वो नमकीन थोड़ा सा होता है। इसके पीएच मान की बात कर लीजिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, ब्लड का पीएच मान 7.4 अर्थात ये बेसिक मीडियम में होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। रक्त का पीएच बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रक्त का पीएच एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। 7.4 इसका पीएच होता है, क्षारीय माध्यम होता है। पीएच के फुल फॉर्म को भी जान लीजिए, कई बार पीएच का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो पीएच को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे यहाँ पर वो डायग्राम, इसको हमने पीछे देख लिया था, वही डायग्राम यहाँ पर है। डब्ल्यूबीसी जो मैं बता रही थी, एक तो हमारा होता है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट को देखते हैं और लिम्फोसाइट को देखते हैं, जबकि ग्रैन्युलोसाइट मतलब कणिका युक्त वाले में स्नोफिल्स देखते हैं, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जानेंगे। एक चीज़ और, एक पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए जो कि नहीं नोट है और मैंने नहीं बताया है। हमारे जो बॉडी में ब्लड की मात्रा की बात की जाए, अमाउंट की बात की जाए, तो 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में रक्त होता है। मतलब हमारी बॉडी का जो वेट होता है उसका 7 से 8% ब्लड हमारी बॉडी में होता है लगभग। अगर बात की जाए लीटर में तो 5 to 6 लीटर होता है लगभग। और एक चीज़ और यहीं पर जान लीजिए, ह्यूमन जो है वह वार्म ब्लडेड प्राणी होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन जो है वह वार्म ब्लडेड प्राणी होता है। अब आ जाते हैं प्लाज्मा पर। प्लाज्मा की यहाँ पर बात कर ली जाए तो यह रुधिर का 55 से 60% होता है। हमने इससे पहले डायग्राम में आपको दिखा दिया इसके पेज में कि प्लाज्मा यह रुधिर का ये वाला पार्ट जो है, इसकी बात की जाए तो यह लगभग 55% होता है ब्लड में, ठीक है। और यह रुधिर का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये बनता है ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है या ब्लड का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वह प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पर इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। प्लाज्मा में लगभग 92% जल पाया जाता है और शेष 8% प्रोटीन, ग्लूकोज तथा लवण पाया जाता है। तो 90 से 92% के अप्रॉक्सीमेट हमारी प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। उसके बाद जो 8 से 10% बच रहा है उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज तथा लवण पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन होते हैं। इसके बाद तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा डीप हो जाएगा आपके यूपी टेट के लिए तो नहीं ही है, सुपर टेट या केवीएस में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर अब जो यहाँ पर ये ग्लोब्यूलिन पढ़े हैं उसके बारे में है। ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन रुधिर प्लाज्मा के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो कमी से इससे शरीर की कोशिकाओं में पानी भर जाता है तथा शरीर के ऊतक फूल जाते हैं। इसी रोग को क्वाशियोकर रोग कहते हैं। तो क्वाशियोकर रोग किसे कहते हैं, जब हमारे ब्लड में प्लाज्मा वाले पार्ट में ग्लोब्यूलिन और ए ग्लोब्यूलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर
के जो टिश्यू हैं वो फूल जाते हैं, इसी रोग को क्वाशियोरकोर नामक रोग कहते हैं। रुधिर प्लाज्मा में विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन्स भी मिले होते हैं। रुधिर प्लाज्मा में हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन भी घुले होते हैं। रुधिर प्लाज्मा मुख्यतः भोज्य पदार्थों के संवहन तथा ताप नियंत्रण का कार्य करता है। तो एक लाइन में प्लाज्मा के कार्य की बात की जाए तो ये क्या कार्य करता है? यह भोज्य पदार्थों के संवहन तथा ताप नियंत्रण का कार्य करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है प्लाज्मा से रिलेटेड, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि रुधिर प्लाज्मा का मुख्यतः कार्य क्या होता है। यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है हमारी बॉडी में और ताप नियंत्रण का कार्य रुधिर प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब आगे आते हैं। आगे ब्लड कार्ब सेल्स, जो कि दूसरा पार्ट है इसका ब्लड का। पहला तो प्लाज्मा था, प्लाज्मा को हमने जान लिया। अब दूसरा क्या है, जिसे रुधिराणु हिंदी में कहते हैं या ब्लड कार्ब सेल्स कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ब्लड कार्ब सेल्स के 3 पार्ट हमने देखे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखा। तो सबसे पहले अब ब्लड कार्ब सेल्स को यहाँ पर आरबीसी को जान लीजिए। आरबीसी क्या होती है? ये एक आरबीसी के बारे में आपको 1 लाइन फॉर्म में दिया गया है, बाकी आगे मैं डिटेल में भी आरबीसी के बारे में बता दूंगी, देख लीजिए आगे डिटेल में भी इसके बारे में है। ठीक है। ब्लड कार्ब सेल्स की बात की जाए तो रुधिर कणिकाएं रुधिर का 40 to 45% भाग बनाती हैं या होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, वही यहाँ पर दिया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर आरबीसी को अब बात कर लेते हैं। तो रक्त में 90% हमारी आरबीसी होती है, ये ध्यान रखिएगा। आरबीसी की लाइफ साइकिल की बात की जाए तो यह 120 दिन की इसकी लाइफ साइकिल होती है। आरबीसी के निर्माण की बात की जाए यहीं पर, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा आरबीसी। सबसे पहले तो आरबीसी एक प्रकार की कोशिका या सेल होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। आरबीसी रक्त में कितने % होता है? 90% होता है लगभग। आरबीसी की लाइफ साइकिल की बात की जाए, इसके जीवन काल की बात की जाए तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आरबीसी के निर्माण की बात की गई है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, आरबीसी का निर्माण जन्म के पश्चात तो कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भ्रूण जो है 2 से 8 महीने का होता है, मतलब जब भ्रूण माता के गर्भ में होता है 2 से 8 महीने का होता है, उस वक्त आरबीसी के निर्माण की बात की जाएगी। आरबीसी उस वक्त लीवर में निर्मित होता है, लीवर में बनता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसके बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो में होता है। एक तीसरा क्वेश्चन और यहीं पर बनता है, अगर एग्जामिनर ज़्यादा डीप में जाता है तो 2 से 8 महीने के अंतराल में भ्रूणावस्था के दौरान मैंने बताया आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। लेकिन 8वें और 9वें महीने में, मतलब 8 से 9 महीने में जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है या स्प्लीन जिसे कहते हैं, वहाँ पर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर एक ऑप्शन लगाना है तो यही लगाना रहेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? इस बोन मैरो में होता है। जन्म के बाद की बात की जाएगी तो बोन मैरो में, और अगर उसके साथ भ्रूणावस्था लगा है तो वहाँ पर आपको लीवर टिक मारना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ये लीवर ऑप्शन में रहेगा, बोन मैरो नहीं रहेगा, तो उस क्वेश्चन के साथ आपको ये ज़रूर लिखा रहेगा जन्म से पहले या भ्रूणावस्था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आरबीसी की मृत्यु की बात कर ली जाए तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? स्प्लीन या प्लीहा में होती है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान की संज्ञा भी स्प्लीन को दी गई है। तो पूछा जाए क्वेश्चन में, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और स्प्लीन को ही कहा जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर आरबीसी अल्प मात्रा में स्टोर रहती है। तो आरबीसी स्टोर कहाँ पर रहती है? स्प्लीन में ही रहती है। स्प्लीन में ही आरबीसी की मृत्यु होती है। मृत्यु होने की वजह से आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहते हैं। और यहाँ पर आरबीसी अल्प मात्रा में, थोड़े मात्रा में स्टोर होती है, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इतने पॉइंट हमने यहाँ से देखे। अब आगे क्या दिया हुआ है? इसका कार्य दिया हुआ है आरबीसी का। आरबीसी क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन का कार्य करता है। अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे आरबीसी का क्या कार्य होता है, तो आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, हमारे ब्लड का रंग रेड क्यों होता है? अगर ये क्वेश्चन बोले तो हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन क्या होती है? कई बार एग्जाम में पूछा है हीमोग्लोबिन क्या होती है, तो यह एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी आरबीसी में पाया जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से हमारे ब्लड का रंग रेड होता है। आरबीसी की कमी से रोग जो होते हैं ये भी देख लीजिए, एनीमिया या जिसे आप रक्तता रोग कहते हैं, तथा पीलिया या जॉइंटिस, ये भी आरबीसी की कमी से होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब बात मैंने यहाँ पर की, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन को भी थोड़ा सा सुन लीजिए यहीं पर। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहली बात तो एक तो हीम दिख रहा होगा आपको और दूसरा ग्लोबिन दिख रहा होगा। हीम की बात की जाए तो हीम, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, जिस तरह से मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, उसी तरह से इसी को तोड़कर क्वेश्चन बनता है कि हीम क्या होता है। तो ये हीम जो है ये एक वर्णक होता है, एक वर्णक होता है। आयरन हीम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्लोबिन की बात कर ली जाए, ग्लोबिन क्या होता है? तो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो सिर्फ अगर हीमोग्लोबिन शब्द को उठाया जाए तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल कर आता है। पहला, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है इसका आंसर। दूसरा, हीम क्या है? हीम एक वर्णक है। तीसरा, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्वेश्चन पीसीएस जैसे एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करिए, एक एक शब्द का क्या मतलब है और उसे एक शब्द से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी चीज़ आप जानिए। तो यहाँ पर हमने बहुत से क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया है और आरबीसी का कार्य बता दिया है। या हीमोग्लोबिन के कार्य की बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य होता है। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हमें बहुत जल्दी थकान होने लगती है काम करते वक्त। तो ये थकान हमें क्यों होती है? इसका भी कारण यही हीमोग्लोबिन ही है। क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारी सेलों में जब पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का परिवहन नहीं हो पाता है, इस वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, आगे ये सारी चीज़ें नोट भी है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आरबीसी को हमने डिस्कस किया है, जिसे रेड ब्लड कार्ब सेल्स कहते हैं, या इसका एक नाम और है जो कि अब एग्ज़ाम में थोड़ा एग्जामिनर स्मार्ट हो गए हैं, तो अब वो आरबीसी या ब्लड कार्ब सेल्स या लाल रक्त कणिका ना लिख के वो इसे एरिथ्रोसाइट लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें मैंने बताई है वही सारा चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन है। जल्दी से मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत या लीवर में होता है तथा जन्म के बाद इसका निर्माण लंबी अस्थियों के सिरों पर पाए जाने वाले रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का विघटन या मृत्यु की बात कर ली जाए तो स्प्लीन में होता है, इसीलिए आरबीसी को कब्रगाह कहते हैं, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं या रेगिस्तान कहते हैं। ऊंट और लामा को छोड़कर शेष सभी मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पूछता है कि किसकी आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ऊंट और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी शेष स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी की
संख्या की बात कर ली जाए तो 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है। संख्या वैसे नहीं पूछता है, लेकिन आपको जानना चाहिए हर चीज़। आरबीसी के निर्माण में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये चीज़ मैंने बता दिया। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन, जिसमें हीम एक प्रकार का रंजक या वर्णक कह लीजिए, जिसके केंद्र में लोहा पाया जाता है, मतलब आयरन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, आयरन कहाँ पर पाया जाता है, तो हीम वाले पार्ट में आयरन पाया जाता है, तथा ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की अमाउंट की बात कर ली जाए तो 11 से 13 ग्राम पर 100 ml ब्लड में होता है। पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होता है, मेल में 13 to 15 ग्राम पर 100 ml आरबीसी होता है ब्लड में। ठीक है, अब आगे आएंगे डब्ल्यूबीसी में, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। रक्त को न जमने के लिए इसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। तो आप देखे होंगे ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोर करके रखा जाता है उसको 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखा जाता है और उसमें सोडियम ऑक्जेलेट को उस ब्लड में मिलाकर रखा जाता है ताकि वह जम ना पाए। रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने से बचे भाग को सीरम कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 450 मिलीलीटर या 1 यूनिट रुधिर दान कर सकता है, जिसे 1 यूनिट या 1 इकाई कहते हैं। तो आप सब भी ब्लड डोनेट किया करिए। ब्लड डोनेट करने से आपको कोई नुकसान नहीं होना है। 1 यूनिट आप आराम से ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे हिंदी में कहते हैं, या इसका अब एक जो तीसरा नाम जो अब एग्जाम में पूछता है वो क्या है? ल्यूकोसाइट। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ल्यूकोसाइट क्या है, तो ल्यूकोसाइट को ही डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में सबसे पहली बात तो केंद्रक पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि हमने देखा आरबीसी में नहीं पाया जाता न्यूक्लियस। सिर्फ ऊंट और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी भी मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट की बात कर ली जाए तो इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और ल्यूकोसाइट मतलब ल्यूको का मतलब ही वाइट होता है, तो जहाँ भी ल्यूको लिखा रहेगा समझ लीजिएगा वहाँ वाइट कलर की बात हो रही है। तो इसीलिए इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, ये ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये इसके रंग की बात कर ली जाए तो आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का होता है। यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो यहाँ पर इस रक्त का कलर की बात की जाए तो वाइट कलर का होता है। आकार में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी ही होती है, आरबीसी से बड़ी होती है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर प्लेटलेट्स इन तीनों के आकार में बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की होती है। और अगर संख्या में बात की जाए नंबर्स में तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में आरबीसी होता है। ये दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी के जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म कहाँ पर होता है? येलो बोन मैरो में होता है। जैसे कि हमने आरबीसी को देखा था बोन मैरो में, उधर यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो इसका जन्म कहाँ पर होता है? पीत अस्थि मज्जा, जिसे हिंदी में कहते हैं, या येलो बोन मैरो में होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके जीवन काल की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। ये इसका जो लाइफ पीरियड होता है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लाइफ साइकिल। तो दोनों का ध्यान रखना होगा, डब्ल्यूबीसी का भी और आरबीसी का भी। तो डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 10 से 13 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट के कार्य की बात कर ली जाए तो इसका क्या कार्य होता है? तो यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी ही करता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात कर ली जाए तो 5000 से 9000 के लगभग होता है इसकी संख्या, या एग्जैक्ट की बात की जाए तो 5000 पर mm³ इसका संख्या होती है, नंबर होता है, अमाउंट होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ये चीज़ें हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो जो लिखा था उसको डिस्कस कर लिया है।
WBC के प्रकार की बात कर ली जाए तो WBC दो प्रकार की होती है, मतलब WBC के दो टाइप होते हैं। इन दोनों टाइप को जान लीजिए। पहला तो कणिका युक्त होता है, कणिका युक्त WBC मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरा कणिका विहीन WBC मतलब एग्रैन्युलोसाइट। दो तरह के WBC होते हैं। कणिका युक्त की बात कर ली जाए यहाँ पर, मतलब ग्रैन्युलोसाइट की बात कर ली जाए, कणिका युक्त RBC की, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कणिका युक्त मतलब ग्रैन्युलोसाइट WBC जो होते हैं कौन कौन से, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो आप इसके ये तीनों टाइप याद रखिएगा। अंदर की चीज़ें ना भी याद रही तो चलेगा। यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट में इससे ज़्यादा डीप में नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सारी चीज़ एक जगह पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ ताकि आपको इधर उधर कहीं भी और इससे ज़्यादा मैटर ना ढूंढना पड़े। तो बात हो रही है यहाँ पर ग्रैन्युलोसाइट की। ग्रैन्युलोसाइट की बात कर ली जाए तो ग्रैन्युलोसाइट WBC के जीवद्रव्य में दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसे ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, इओसिनोफिल्स, या 2 से 3% मात्रा में होते हैं। इसकी बात की जाए तो यह क्या कार्य करता है, यह एलर्जी आदि में सक्रिय होती है। इसकी मात्रा बढ़ जाने से इस्नोफिलिया नामक रोग होता है। इओसिनोफिलिया आप सुने होंगे, तो वह रोग इओसिनोफिल्स की मात्रा अमाउंट बढ़ जाने से हमारे ब्लड में होता है ये बीमारी। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन के संवहन का काम करती है, जैसे हिस्टेमिन, हिपैरिन आदि प्रोटीन बेसोफिल्स में पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेसोफिल्स के बाद आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% होता है WBC में, मतलब WBC में यह जीवाणु आदि का भक्षण करती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया आदि का भक्षण किस सेल के द्वारा होता है, तो वह WBC में पाई जाने वाली न्यूट्रोफिल्स के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। यह रोगाणुओं के भक्षण करने का कार्य करती हैं। वैसे तो ये तीनों ही भक्षण करने का कार्य करती हैं। इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गया, लेकिन स्पेशली हमारी न्यूट्रोफिल्स जो हैं यह जीवाणु आदि का भक्षण करने का कार्य करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब आगे आते हैं और एग्रैन्युलोसाइट के बारे में बात करते हैं। एग्रैन्युलोसाइट के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके जीवद्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके जो जीवद्रव्य थे इनमें कणिकाएं पाई जाती थी, इसीलिए इसे ग्रैन्युलोसाइट कहा गया। और इसे एग्रैन्युलोसाइट क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जीवद्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनके टाइप की बात कर ली जाए तो ये दो प्रकार की होती हैं, पहला मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात कर ली जाए तो यह आकार में बड़ी होती हैं, जिसके कारण यह दूर दूर तक शरीर में भ्रमण करती हैं और जीवाणुओं का भक्षण भी करती हैं। तो मोनोसाइट भी क्या करती हैं, जीवाणुओं के, बैक्टीरिया के भक्षण का कार्य करती हैं, जैसे हमने ऊपर न्यूट्रोफिल्स को देखा। इसके बाद लिम्फोसाइट्स पर आते हैं। ये मोनोसाइट से थोड़ी छोटी होती हैं, जिससे यह भ्रमण नहीं कर सकती। यह एक ही स्थान पर रहकर एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और WBC के बारे में जान लीजिए। अगर इसको 2-3 शब्दों में बताया जाए इसका क्या वर्क है, तो WBC का संबंध सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम से है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। कभी भी पूछे इम्यून सिस्टम करके आपके क्वेश्चन में रहे और वहाँ पर ऑप्शन RBC, WBC या प्लेटलेट्स रहे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा। और WBC में ही हमने लिम्फोसाइट्स को पढ़ा। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है, तो वह लिम्फोसाइट्स नामक WBC के कारण होता है। अब आ जाते हैं अपने रुधिर प्लेटलेट्स में। रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स जिसे आप कहते हैं, इसका जो अब साइंटिफिक नेम कह लीजिए
वह थ्रोम्बोसाइट होता है। इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में अब थ्रोम्बोसाइट ही पूछता है, रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स कम पूछता है इस नाम से, तो थ्रोम्बोसाइट आपको ध्यान रखना होगा। इसके निर्माण की बात कर ली जाए तो थ्रोम्बोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके जीवन काल की बात कर ली जाए तो 7 से 10 दिन का जीवन काल ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का होता है। इसके कार्य की बात कर ली जाए प्लेटलेट्स के, तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? यह रुधिर के जमने में सहायक होता है, सहायता करता है। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। आप देखे होंगे अगर आपके कहीं भी कट हो जाता है, कट लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड खुद से जम जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है, उस जगह पे एक पतली सी लेयर बन जाती है। तो यही जो प्लेटलेट्स है यही हमारे रक्त के जमने में सहायक होता है। रुधिर के जमने की प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बता देती हूँ कि कैसे हमारा ब्लड जमता है, क्लॉटिंग हमारे ब्लड में कैसे होती है। प्लेटलेट्स जो ये होता है, इसी प्लेटलेट्स से क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन का श्रावण होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो प्रोटीन का श्रावण होता है हमारे प्लेटलेट्स से, वह क्या करता है, जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का कार्य करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन कैल्शियम के साथ में। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन बना, अब ये थ्रोम्बिन क्या है, कैल्शियम के साथ मिलकर फाइब्रोनोजन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। बाद में यही फाइब्रिन जो है ब्लड सेल्स के साथ मिलकर के ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं, ब्लड का थक्का बनाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या की बात कर ली जाए तो 3 लाख इसकी संख्या होती है, 3 लाख पर mm³ इसकी संख्या होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीनों की संख्या पूछता है। संख्या में सबसे ज़्यादा मैंने बताया आरबीसी का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है और उसके बाद डब्ल्यूबीसी की होती है। तो नंबर में डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में पाया जाता है हमारे ब्लड में। तो ये तो इतने पॉइंट्स हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स से रिलेटेड जाना, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड पार्ट था, उस ब्लड का ये 3 पार्ट हमने ऊपर देखा था। आगे आ जाते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। आगे ब्लड का कार्य दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्लेटलेट्स का कार्य है, देख लीजिए। वैसे तो मैंने बता ही दिया, ये रुधिर का थक्का बनाती है जिससे रक्त स्राव रुक जाता है तथा कटा हुआ स्थान रुधिर के थक्के से ढककर बैक्टीरिया तथा धूल आदि से सुरक्षित हो जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात कर ली जाए, मतलब रुधिर के कार्य की क्या है, तो रुधिर का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारा रुधिर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर की प्रत्येक कोशिका में श्वसन क्रिया के उपरांत बनी कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर क्या करता है, यह अवशोषित करके फेफड़ों में भेजता है, जहां से वह बाहर निकाल दी जाती है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वह हमारे ब्लड के ही द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन, पाचन तंत्र में अवशोषित भोजन रुधिर के ही द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो दूसरा ब्लड का कार्य ये हो गया कि भोज्य पदार्थों का संचरण भी हमारा ब्लड ही करता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं तो उत्सर्जी की बात कर लीजिए। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी ब्लड ही करता है। यूरिया, यूरिक एसिड तथा अमोनिया जैसे पदार्थों को रुधिर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हार्मोन का संचरण भी रुधिर के द्वारा ही होता है, ध्यान रखिएगा। अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन रुधिर के द्वारा सभी अंगों तक ले जाया जाता है। इसके बाद रोगों से रक्षा भी हमारा ब्लड करता है। कैसे करता है, हमने देखा डब्ल्यूबीसी में ये चीज़ें कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वह हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस आदि का भक्षण करती हैं। कुछ अवर्णी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं जो हमारे शरीर के विजातीय तत्वों का विनाश करने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती हैं। और ब्लड के बारे में हमने जाना था कि यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। उच्च कोटि के जीव जैसे स्तनधारी में मनुष्य, वानर, गाय आदि तथा पक्षी जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप हर मौसम में एक समान रहता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य रुधिर द्वारा ही किया जाता है। जल को संतुलित करने का कार्य भी ब्लड करता है। रुधिर शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। कोशिकाओं को उचित दिशा का कार्य भी ब्लड ही करता है। रुधिर उत्कीय द्रव में लवण, जल, अम्ल आदि की मात्रा का नियंत्रण करके कोशिकाओं के लिए उचित दशा को बनाए रखता है। विभिन्न अंगों में सहयोग भी ब्लड के द्वारा ही होता है। शरीर के विभिन्न भागों के बीच पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोनों आदि का जो ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, वह रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। तो ये सारे चीज़ें ब्लड की वर्क के बारे में थे। हमारा ब्लड क्या कार्य करता है। शरीर की सफाई का काम भी ब्लड के द्वारा होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके उसे एकत्र होने से बचाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट हमने आज कंप्लीट किया, ब्लड वाला भाग। सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 पार्ट पढ़े हुए हैं जो कि हमें पढ़ना है, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ। तो ब्लड वाला पार्ट आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट के बाद ब्लड वेसल्स और फिर लिम्फ के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको चीज़ें क्लियर हों और समझ में आए। अगर कहीं भी कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए। हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए और अगर लाइक शेयर भी कर दिया करिए, कभी कभी ये भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।